नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने सबसे पहले जो बात की थी, एक बार मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं और उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पर चलेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास जो पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का, उसकी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वो 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस, उसके अलावा द्रव और उसके अलावा गैस अवस्था। जब हम ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये तीनों अवस्थाएं, इनके मध्य पाए जाने वाले अंतराण्विक आकर्षण बलों तथा इनके जो कणों के बीच का जो स्पेस है उसके आधार पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शित की जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठोस का आकार आयतन दोनों स्थिर होता है, द्रव का आयतन स्थिर होता है, आकार अस्थिर होता है, और गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ये 3 प्रकार से मुख्य, और 2 हमने और अवस्थाएं पढ़ी थी, जिसको एक को हम BEC बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड, और जो दूसरी अवस्था है उसको हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। उसके बाद हमने ये बात की कि ठोस कितने प्रकार के हैं। ठोस के 2 प्रकार हमने पढ़े, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस है उसकी निश्चित ज्यामिति होती है, दीर्घपरासीय अवस्था होती है, अर्थात एक ही प्रकार की अवस्था बहुत दूर तक या पूरे जो क्रिस्टल होता है उसमें लगभग एक ही प्रकार की अवस्था पाई जाती है। उसके बाद में अक्रिस्टलीय जो है वो लघुपरासीय प्रकार की अवस्था होती है, जैसे कि जो अक्रिस्टलीय प्रकार का ठोस है अमॉर्फस, उसको लघुपरासीय अवस्था है। लघुपरासीय का मतलब है कि एक ही प्रकार की अवस्था लंबी दूरी तक नहीं पाया जाना हो सकता है, कुछ दूरी तक उनमें क्रिस्टलों की तरह AB या एक जैसे कणों की अवस्था पाई जाए और उसके बाद में फिर वो अवस्था बदल जाए। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें मुख्य अंतर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इनकी ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की आंतरिक संरचना भी, आंतरिक व्यवस्था भी निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित होती है। उसके बाद गलनांक जो है क्रिस्टलीय ठोस के वो निश्चित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के अनिश्चित होते हैं। उसके बाद हमने बात की जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन्हीं को ही वास्तविकता में वास्तविक ठोस कहा जाता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित प्रकार के द्रव कहा जाता है। और ये माना जाता है कि ये एक्चुअली लिक्विड हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर या सामान्य तापमान पर ही वो इतने ज्यादा ठंडे हो गए कि वो एक ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया इनके। उसके बाद हमने बात की थी इसके शीतलन वक्र के बारे में, कूलिंग कर्व के बारे में, और हमने देखा था, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हमने ये देखा था कि जो इसका कूलिंग कर्व होता है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस का जो कूलिंग कर्व होता है वो सतत नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब एक बार पदार्थ के ठंडा होने पर जब तक पूरा का पूरा पदार्थ ना जम जाए तब तक उस पदार्थ के अंदर जो उसका अवस्था, जो उसका टेम्परेचर है वो नहीं बदलता, बल्कि समय जो है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से इसका यहाँ से यहाँ तक ठंडा होने में मान लीजिए 40 मिनट लगते हैं, तो 40 से 80 मिनट के दौरान यहाँ पर इस जगह पर B से C तक जाने में समय बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो पूरा का पूरा वहीं पर ही रहेगा। उसी प्रकार से जब हमने अक्रिस्टलीय यौगिक के बारे में बात की तो उसका जो वक्र होता है वो असतत प्रकार का होता है, सतत प्रकार का, कॉन्टिन्यूअस प्रकार का होता है, अर्थात जैसे जैसे ठंडा करते जाएंगे वैसे वैसे वो जमता जाएगा। उसके बाद हमने जो बात की वो बात की दैशिकता, समदैशिकता, विषमदैशिकता के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हमारे पास क्रिस्टलीय प्रकार के ठोस होते हैं, जितने भी हमारे पास क्रिस्टलीय प्रकार के ठोस होते हैं, केवल घनीय या क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उनके अंदर विषमदैशिकता पाई जाती है, अर्थात उनके 4 मुख्य गुणों, विद्युत चालकता, ऊष्मा, उसके अलावा यांत्रिक सामर्थ्य और अपवर्तनांक। तो 4 जो उनके गुण होते हैं ये सभी दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस के लिए अलग अलग दिशाओं में उसके जो मान, इन गुणों के वैल्यूज जो होती हैं वो अलग अलग प्राप्त होती हैं। इसे हम एनाइसोट्रॉपी या विषमदैशिकता कहते हैं। केवल घनीय जो है ये इसके अंदर ऐसा नहीं होता। और जब हम आगे बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अवस्था है, जो इसके अंदर अवयवी कण है, उनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होने के कारण जो इस प्रकार के समदैशिकता, इस प्रकार की विषमदैशिकता जो होती है उसका अभाव होता है।
अक्रिस्टलीय ठोस में। तो महत्वपूर्ण प्रकार की चीज है कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक महत्वपूर्ण गुण है और वो गुण है विषमदर्शिकता या एनिसोट्रॉपी, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनका गुण होता है आइसोट्रॉपी या समदर्शिकता। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उसे हम कहते हैं त्रिविम जालक और इकाई कोशिका। त्रिविम जालक और इकाई कोशिका। त्रिविम जालक और इकाई कोशिका क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं स्पेस लेटिस और यूनिट सेल। स्पेस लेटिस और यूनिट सेल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब यह है कि स्पेस लेटिस, या सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक के बारे में बात करते हैं, इसी को त्रिविम जालक बोलते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य या कोई भी जीव है, अथवा हम किसी भी जो सजीव प्राणी है उसके बारे में बात करें, तो जब हम बात करते हैं उसका शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको कहा जाता है सेल। किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, और ये सेल्स किसके अंदर बदलती हैं? टिश्यू के अंदर। टिश्यू किसके अंदर बदलते हैं? ऑर्गन के अंदर। और ऑर्गन किसके अंदर बदलता है? ऑर्गन सिस्टम के अंदर। और ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर बदल जाएगा? किसी लिविंग बीइंग के अंदर बदल जाएगा, मतलब किसी सजीव के अंदर बदल जाएगा। और ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी की सारी सभी में पाई जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो बैक्टीरिया हों, चाहे वो वायरस हों, किसी भी प्रकार का लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो इसका मतलब जब हम किसी सजीव के बारे में बात करेंगे तो उसके सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेल होती है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम किसी ठोस के बारे में बात करते हैं तो उसकी भी सबसे छोटी इकाई, जिसका सभी दिशाओं में, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये मान लीजिए एक इकाई कोशिका है, तो इसका इस दिशा में भी, यहां पर, इसका इस दिशा में भी, यहां पर, और इसका इस दिशा में भी, यहां पर, सभी दिशाओं में जब उसकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब वो बार बार जब वो रिपीट होती है, तो रिपीट होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। रिपीट होने से किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? इकाई कोशिका कहते हैं। तो यहां पर हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ के क्रिस्टलों की न केवल बाह्यतम संरचना, मतलब बाहरी संरचना ही योजनाबद्ध रूप से सुव्यवस्थित और सुगठित होती है, बल्कि उसकी आंतरिक संरचना भी एक विशेष प्रकार की होती है। कोई भी क्रिस्टल एक ऐसा समांगी पदार्थ है, होमोजेनस प्रकार का पदार्थ है, जो कि छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों के एक विशेष क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित होने से बनता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई भी क्रिस्टल क्या है? कोई भी क्रिस्टल छोटी छोटी जो एकक कोशिकाएं हैं उनके क्रमबद्ध रूप से, मतलब उनके एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से पुनरावृत्ति से इसका निर्माण होता है। इन इकाइयों की निश्चित व्यवस्था के कारण ही ठोस इकाई की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। किसी क्रिस्टल में अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों के क्रमबद्ध रूप से, देखिए, किसी क्रिस्टल में अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे एकक कोशिका या एकल कोशिका कहलाती है। तो वही मैंने आपको ये बताया कि कोई भी हमारे पास क्रिस्टल जालक है, उसमें अणु भी हो सकते हैं, उसमें परमाणु भी हो सकते हैं, और उसमें आयन भी हो सकते हैं। ये क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं और एक के बाद एक आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो क्रिस्टल जालक की इकाई कोशिका अथवा एकल कोशिका कहलाती है। इसे त्रिविम अंतरिक्ष में इस प्रकार की अनेकानेक इकाइयां, मतलब जो हमारा त्रिविम है, स्पेस है, स्पेस के अंदर मान लीजिए ये एक चीज है, तो यहां से यहां तक ये पूरा स्पेस है। इस स्पेस में अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो यहां से यहां तक इसकी लंबाई होगी, यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी मोटाई होगी। तो ये तीनों के तीनों किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? स्पेस को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार की अनेकानेक, मतलब ये जो त्रिविम जो ये कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत सारी कोशिकाएं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होती हैं और एक बड़ा क्रिस्टल का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा देखिए, त्रिविमीय आकाश में, मतलब स्पेस लेटिस में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था को, त्रिविमीय आकाश में
किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था को, कोई क्रिस्टल है उसकी अलग अलग प्रकार की इकाइयां हैं और उसकी जो नियमित व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को त्रिविम जालक अथवा क्रिस्टल जालक कहा जाता है। मतलब ये क्या है, इस तरीके से एक जाल की संरचना बन गई तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरे शब्दों में किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को, अब इस क्रिस्टल जालक में ये जो है, ये मान लीजिए मैं इसको अगर अलग तरीके से प्रदर्शित करता हूं, अभी मैं थोड़ी देर में इसको बना के दिखाता हूं आपको, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एकक कोशिका, जिसका बार बार पुनरावृत्ति होने से पूरे के पूरे जो हमारे पास जो क्रिस्टल जालक होता है उसका निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। तो हम यहां पर इसको बनाकर देखते हैं। देखिए अब देखिए, इसी प्रकार से अगर इसके ऊपर यहां पर बनी हो, यहां पर बनी हो और यहां पर बनी हो, इसके ऊपर भी बनी हो, इसके नीचे भी बनी हो, इसके पीछे भी बनी हो और इसके ऊपर आगे चारों तरफ बनी हो, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रिस्टल जालक, या इसी का एक और नाम होता है, उसको क्या कहते हैं, त्रिविम जालक, त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। अब इसमें से एक चीज देखिए महत्वपूर्ण, वो ये है, वो देखिए ये जो है, ये पूरी जिसको मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ये क्या है, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका, यूनिट सेल या एकल कोशिका। तो इसका मतलब एकल कोशिका क्या है, एकल कोशिका किसी क्रिस्टल जालक की वह संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब है जिससे उसकी स्ट्रक्चर बनी है, स्ट्रक्चरल यूनिट। एकल कोशिका किसी भी क्रिस्टल की वह संरचनात्मक इकाई है जिसकी सभी संभव दिशाओं में, मतलब जहां तक वो हो सकता है, सभी संभव दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। इस पूरे क्रिस्टल को तो क्रिस्टल जालक कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ एकक कोशिकाओं के जो डायग्राम्स हैं, कुछ एकक कोशिकाओं की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती हैं और क्या उनके अंदर पाया जाता है। देखिए, जब हम घनाकार प्रकार के क्रिस्टल की इकाई कोशिका के बारे में बात करेंगे तो ये देखो, ये घन है। अब इसके ऊपर एक और बना होगा, ठीक है, तो वो तो त्रिविमीय हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये क्या है, द्विविमीय है, इस प्रकार से, ठीक है। एकंताक्ष जिसके अक्ष सारे बराबर होते हैं, तो इस तरीके से ये एकंताक्ष प्रकार की है, मोनोक्लिनिक बोलते हैं जिसको। ये क्यूबिक सिस्टम की है और ये किसकी है, मोनोक्लिनिक की है, लेकिन दोनों में ही 2 डायमेंशनल डायग्राम है, 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है। 3 डायमेंशनल डायग्राम का मतलब होता है किसके ऊपर, देखो घन, ये घन नहीं है, ये तो एक वर्ग है। यहां पर जो बना रखा है ये क्या है, वर्ग है, इस तरीके से। ये वर्ग है, ठीक है। ये घन कैसे बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, और अब ये क्या बन गया, घन बन गया, क्यूब बन गया, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने वर्ग दिखा रखा है, लेकिन ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब है यहां पर लंबाई और चौड़ाई है इसकी, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। और यहां पर ये क्या है, मोनोक्लिनिक प्रकार का है। नेक्स्ट देखिए, हम अब घनीय कोशिका का उदाहरण देते हैं और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो कणों का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। कई प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की कौन सी है, घनीय। और ये ध्यान रखना है, घनीय प्रकार की एकक कोशिकाओं में विषम दैशिकता या एनआइसोट्रॉपी नहीं पाई जाती, उसके बावजूद भी ये क्या होती है, एक प्रकार की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। अब ये कई प्रकार की हैं, देखिए सबसे पहले है सरल घनीय।
सरल घनीय का मतलब होता है जिसमें इकाई कोशिका में केवल घन के कोनों पर ही, जो घन के कोने हैं केवल वहां पर ही एक एक कण विद्यमान हो और उसके अंदर कहीं पर भी कोई कण ना हो, उसको हम सरल घनीय कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित कर रखा है, ये क्या है, ये एक घनीय प्रकार की संरचना है जिसके केवल कोनों पर ही एक एक घन पाया जाता है। अब देखो, इस प्रकार एक इकाई कोशिका में कितने कण विद्यमान रहते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आगे हम इनकी संरचना का और अध्ययन करेंगे कि कितने इसके अंदर कण वास्तविकता में पाए जाते हैं। दूसरी होती है काय केंद्रित घन संरचना, जिसको बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसको तो बोलते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इसको बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और जो फलक होता है इसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर। ठीक है, अब अपने बीसीसी के बारे में बात करते हैं। ये बीसीसी, इसका मतलब किसी एकक कोशिका के जो कोने हैं, यहाँ 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 इधर 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 और इधर, 8 कण तो यहाँ पर पाए जाएंगे और एक कण इसके जस्ट बीच में होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कमरा है और उस कमरे के बीचों बीच हमने एक बॉल को लटका रखा है, तो वो सारी दीवारों से ही मतलब यहाँ पर अगर मैं किसी बॉल को लटका दूं तो वो इस दीवार सभी दीवारों से समान दूरी पर रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीसीसी प्रकार की स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम आगे बात, इसमें टोटल कितने कण होते हैं? देखो 8 यहाँ पर और 9 यहाँ, तो टोटल 9 कण होते हैं। उसके बाद होता है एफसीसी या फलक केंद्रित। इसकी इकाई कोशिका में घन के 8 कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर, जैसे मान लीजिए कमरे के अंदर जो दीवारें होती हैं वो उसके फलक होते हैं, तो उस कमरे की मान लीजिए ये कमरा है, यहाँ पर ये कमरा है, इसकी 2 दीवारें ये हैं और 2 दीवारें ये हैं, तो इसके कोनों पर तो होगा ही होगा, उसके अलावा सामने आमने की दीवार पर और इधर उधर की सभी फलकों पर, ऊपर नीचे की फर्श पर, उसकी छत पर, सभी पर एक एक कण और विद्यमान होगा। तो कुल मिलाकर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कण। ठीक है, कुल मिलाकर इसके अंदर कितने कण होते हैं? 14। तो ये आपको नॉर्मली याद रखना है, एक्चुअली में इसके अंदर 14 कण नहीं होते। एक्चुअली में इसके अंदर कितने कण पाए जाते हैं उसको हम अभी जस्ट निकालेंगे कि किसके अंदर कितने कण और किस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस, सरल घनीय इस प्रकार की घनाकार संरचना जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब वो परमाणु भी हो सकते हैं। अवयवी कण का मतलब होता है जिससे किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो किसी क्रिस्टल का निर्माण परमाणु से भी हो सकता है, किसी क्रिस्टल का निर्माण अणु से भी हो सकता है, किसी क्रिस्टल का निर्माण आयन से भी हो सकता है। तो किसी भी क्रिस्टल का निर्माण अणु, परमाणु, आयन या किसी भी चीज से होता है, वह उसका अवयवी कण कहलाता है। तो ये सरल घनीय जालक है, ये काय केंद्रित है। सरल घनीय के अंदर वह अवयवी कण कहाँ पाया जाता है? केवल घन के कोनों पर स्थित होता है। काय केंद्रित में वह अवयवी कण कहाँ पाया जाता है? घन के कोनों के अलावा उस घन के बीचों बीच एक और पाया जाता है। और फलक केंद्रित के अंदर वह घन के कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के मध्य में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की यहाँ पर संरचनाएं होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि प्रत्येक कोई भी हम अगर यहाँ से घनीय संरचना को ले लें, उसके अंदर कम से कम 8 कण तो पाए जाएंगे। ठीक है, 8 तो ये हैं, देखो 8 कोनों वाले तो सभी के अंदर पाए जा रहे हैं, तो कम से कम 8 कण तो पाए ही जाते हैं। और उसके अलावा जो ज्यादा होते हैं, अब अगर घन के बारे में बात करें तो घन में 2 प्रकार की संभावनाएं हैं। कम से कम 8 कण पाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 14 कण पाए जाएंगे। ठीक है, कम से कम तो 8 कण पाए जाएंगे जब वो कोनों पर स्थित होता है। हालांकि यहाँ पर ये इसके कणों की संख्या फिक्स नहीं है, इसको तभी हम याद करेंगे अगले ही टॉपिक में। यहाँ पर तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि अगर हम घन के बारे में बात करें तो कम से कम तो 8 कण पाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 14 कण पाए जा सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर कणों की और संख्या नहीं, इसमें 8 हो गए, इसमें 9 हो गए, इसमें 14 हो गए, 14 से ज्यादा इसमें नहीं पाए जाते। क्योंकि जब हम किसी घन के बारे में बात करते हैं, उस घन में केवल और केवल 6 ही फलक होते हैं। ठीक है, तो 8 तो उसके कोने हो गए, किसी घन के 8 तो कोने हो गए, और 8 कोनों के अलावा उसमें 6 फलक हो गए, तो 8 और 6 14, तो 14 से ज्यादा उसके अंदर जो है वो नहीं पाए जा सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है, वो देखते हैं। देखिए, अब यहां पर एक चीज आपको बड़े महत्वपूर्ण तरीके से समझनी है, जिसके आधार पर हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, घन इकाई के जालक का जो कोने वाला कण होता है वो उन सब इकाई कोशिकाओं के साझे में होता है जो इस इकाई बिंदु पर मिलती हैं।
एक त्रिविमीय संरचना में इस इकाई बिंदु पर 8 इकाई घन होते हैं, तो इसका मतलब एक एकक कोशिका में इसका केवल 1/8 हिस्से का योगदान होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस कण का 1/8 भाग प्रत्येक इकाई कोशिका के हिस्से में होता है। एक सरल घनीय जालक में 8 कण होते हैं, प्रत्येक का योगदान 1/8 है। अतः हम कह सकते हैं कि एक सरल घनीय क्रिस्टल की इकाई में केवल एक ही कण होता है। एक प्रकार की क्रिस्टल संरचना, इस प्रकार की जो क्रिस्टल संरचना होती है ये कोई ज्यादा नहीं है और केवल एक ही धातु में पाई जाती है, और वो किसके अंदर पाई जाती है? पोलेनियम में। ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि सरल घनीय प्रकार की किसके अंदर पाई जाती है? पोलेनियम में पाई जाती है। और एक बार मैं आपको बता दूं किस प्रकार से होती है ये। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास संरचना है, ये एक, ठीक है, आप मान के चलो ये एक क्यूबिक है, ठीक है, इसके साथ में एक और जुड़ी रहेगी यहाँ पर, ये भी कौन सी है? क्यूबिक है। इसके साथ में एक और जुड़ी रहेगी और इसके साथ में एक और जुड़ी रहेगी। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में। यहाँ पर जो एकक कोशिका है वो कितना में बनी हुई है? अब देखो, इसके ऊपर मैं और बना रहा हूँ, इसके ऊपर की तरफ एक ये बनी हुई है, ये भी यहाँ पर ही जुड़ेगी। इसके ऊपर की तरफ ये बनी हुई है, ये भी यहाँ पर ही जुड़ेगी। इसके ऊपर की तरफ ये बनी हुई है, ये भी यहाँ पर ही जुड़ेगी। और इसके ऊपर की तरफ ये बनी हुई है और ये भी यहाँ पर ही जुड़ेगी, ये चीज, ठीक है। सारी की सारी क्यूबिक है। अब देखो, 4 तो है नीचे वाली, देखो एक ये जो अलग कलर से दिखा रखी है, 4 तो वो यहाँ पर जुड़ी हुई है और 4 इसके ऊपर वाली वो भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो टोटल इस एक पॉइंट से जो हमने ग्रीन कलर के अंदर दर्शाया है, टोटल इस एक पॉइंट से 4, 1 2 3 4 और 4 नीचे वाली और 4 ऊपर वाली, टोटल कितनी जुड़ी है? 8। तो एक एकक कोशिका में इसका कितना योगदान रहेगा? 1/8। और एक एकक कोशिका कितने होते हैं? 8। तो टोटल कितने कण पाए जाएंगे इसमें? 1 कण पाया जाएगा। मतलब एक एक कोशिका में इसका कितना भाग रहेगा? 1/8 पाया जाएगा, ठीक है। तो जो सरल घनीय होता है, सरल घनीय है, उसमें कण कितने होते हैं? केवल एक ही होते हैं। और इसका एग्जांपल कौन सा है? पोलेनियम, पीओ। पीओ के अंदर ही सरल घनीय पाई जाती है, इसके अलावा किसी के अंदर सरल घनीय प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखिए, धातु पोलेनियम में पाई जाती है। उसके बाद में एफसीसी के बारे में बात करते हैं। एक फलक केंद्रित कण 2 इकाई कोशिकाओं के फलकों में संपर्क में रहता है, अर्थात यह 2 कोशिकाओं के साझे में है, अतः प्रत्येक में इसका योगदान 1/2 होगा। प्रत्येक फलक केंद्रित एफसीसी जालक में 8 तो कोने वाले कण होंगे 100%, जिनमें से प्रत्येक का 1/8 योगदान है, हमने अभी देखा है। और 6 फलक केंद्रित होंगे जिसमें से प्रत्येक का आधे का योगदान है। अतः एक फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टलीय इकाई में विद्यमान कण कितने होंगे? 1/8 × 8 और 1/2 × 6, 1 + 3 = 4। टोटल 4 कण पाए जाएंगे एफसीसी के अंदर। उसके बाद बीसीसी के अंदर क्या होगा? एक तो बीच वाला कण होगा और 8 कण कहाँ पाए जाएंगे? कोने पर। और ये 8 कण 1/8 प्रत्येक का योगदान होगा। तो 8 कण जब कोने पर पाए गए तो उनकी कुल संख्या तो कितनी आ गई? 1 इसके बीच वाला 1, तो टोटल कितने हो गए? 2, ठीक है। तो इस प्रकार से बीसीसी के अंदर कितने आ जाएंगे? 2 प्रकार के जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है किसके अंदर कितने होते हैं। एक जो सरल घनीय है एससीसी जो होती है, एससीसी में एक ही होता है। उसके अलावा बीसीसी जो होती है, बीसीसी में कितने होते हैं? बीसीसी में कितने होते हैं? 2। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है एफसीसी, इसके अंदर कितने होते हैं? 4। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसके अंदर ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। देखिए, ये है इसकी एक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ये है एससीसी प्रकार की। हम बात कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर कौन सी है? एससीसी प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब सरल घनीय प्रकार का क्रिस्टल, सरल घनीय। अब सरल घनीय में तो अभी मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर कितने कण होंगे? इसके अंदर टोटल कण होंगे 8। कहां होंगे? एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो टोटल कितने हो गए? टोटल इस तरीके के डॉट कितने हो गए इसके अंदर? 8। लेकिन सभी का इसके अंदर योगदान नहीं रहता। हम अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी होगा। देखिए, एक ये जुड़ी हुई है इसके साथ, एक यहाँ पर जुड़ी हुई है इसके साथ, एक खुद होगी, एक ऊपर वाली ये होगी, एक इधर वाली होगी, 1 और 2, एक यहाँ होगी, 3। तो एक ये खुद,
फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ठीक है। 4 तो नीचे की तरफ जुड़ी है और 4 इसके ऊपर की तरफ जुड़ी है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से टोटल कितनी जुड़ गई 8। तो 1 में इसका कितना योगदान हो गया 1/8 × 8 = 1। अब ये तो है एससीसी के लिए, लेकिन जब मैं बीसीसी के बारे में बात करता हूं तो बीसीसी में देखो क्या होता है। बीसीसी में ये तो कोनों पर पाए जाएंगे, इसके अलावा एक कहां पर पाया जाता है, बिल्कुल इसके मिडल में, यहां पर, इधर। यहां इसके मिडल में पाया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक रूम है, इस रूम के बिल्कुल मिडल में हमने एक बॉल को लटका रखा है जिसका किसी दूसरे रूम के साथ कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो 1/8 तो इनके कारण हो गया, 1/8 और 8 इसके कोने होते हैं, तो टोटल 1 कण। उसके अलावा बीसीसी के लिए जो मध्य में होता है, मतलब इसके सेंटर में होता है, वो कितना कण होता है 1। तो बीसीसी में टोटल कितने हो जाएंगे, बीसीसी में टोटल कितने हो जाएंगे 1 + 1 = 2 कण। ये हो गया बीसीसी के लिए। अब हम बात करते हैं एफसीसी के लिए। नेक्स्ट देखिए एफसीसी के लिए, देखिए एफसीसी में फेस के बारे में बात करें तो जब भी हम किसी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किसी भी क्यूब के बारे में बात करते हैं, उसके 6 फेस होते हैं। यहां पर मैं बता रहा हूं कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले एक फेस है ए, इस ए के जस्ट सामने वाला ये वाला फेस होगा बी। उसके बाद में इसके इधर वाली जो दीवार है ये होगी सी, और इसके जस्ट पीछे वाली जो दीवार है उसको बोलेंगे डी। उसके अलावा इसकी जो छत है ये होगी ई, और नीचे वाला जो फर्श होता है ये हो गया एफ। टोटल इसके अंदर कितने फेस हो गए, फेस या फलक इसके अंदर कितने होते हैं 6। टोटल कितने फलक हैं, टोटल इसके अंदर फलक होते हैं 6। अब देखिए मैं इनको एक बार हटाने के बाद में इसकी स्ट्रक्चर को यहां पर करता हूं, एक ये रहा। हाँ जी, अब देखिए मान लीजिए हमने किसी कण को यहां पर रखा है इस जगह पर, इसके इस फेस के ऊपर ये कण है। अब इसके ऊपर यहां पर एक और यूनिट सेल पाई जाएगी, तो इस कण का योगदान, इस जो पार्टिकल है इसका योगदान इसके अंदर भी रहेगा, मतलब 1 नंबर के अंदर भी रहेगा। ये मान लीजिए 1 नंबर प्रकार की है, और यहां पर जो हम दूसरी बनाएंगे उसके अंदर भी इसका योगदान रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसका ये वाला जो यहां पर हमने रखा है, जो कि यहां पर पाया जा रहा है, इसको मैं अगर लिख दूं ए बी सी डी, फेस पर जो कण पाया जा रहा है वो इसके अंदर जो 1 नंबर है इसके अंदर भी इसका योगदान है, और 2 नंबर के अंदर भी योगदान है। तो एक कोष्टिका में इसका योगदान कितना हो जाएगा 1/2। टोटल हमारे पास फेस कितने होते हैं 6, तो टोटल कितने कण बन गए 3। बाकी इसके कोनों पर 8 कण हैं, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं 1/8। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं 1/8 × 8 = 1। तो एफसीसी में मतलब फेस सेंटर्ड में टोटल कितने होंगे 1 + 3 = 4 कण। तो यहां पर जो हमने अभी तक चीज क्लियर की वो क्या है, एससीसी में टोटल कणों की संख्या कितनी है 1। इसका एक एग्जांपल याद रखना है, ये केवल पोलेनियम में पाई जाती है, इसके अलावा किसी में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं होती। उसके बाद में हम बीसीसी के बारे में बात करते हैं। जो बीसीसी होती है इसके अंदर कणों की संख्या होती है 1 + 1 = 2, और उसके बाद हम बात करते हैं एफसीसी के बारे में, और इसके अंदर कणों की संख्या होती है 1 + 3 = 4। तो टोटल यहां पर इसके अंदर 1 कण एससीसी के अंदर, बीसीसी के अंदर 2 कण, और एफसीसी के अंदर 4 कण। और यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं अवयवी कण, जिसको हम कहते हैं अवयवी कण, कंपोनेंट पार्टिकल्स, मतलब जिससे ये पूरी की पूरी जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मेशन हुआ है। और ये अवयवी कण का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये यहां पर परमाणु भी हो सकता है, ये यहां पर अणु भी हो सकता है, ये यहां पर आयन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम NaCl के बारे में बात करते हैं, NaCl का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर Na+ और Cl- होते हैं, और ये दोनों के दोनों आयन होते हैं, ठीक है। इसके पूरी एक स्ट्रक्चर के अंदर 10⁻24 Na+ या Cl- आयन पाए जाते हैं, और उससे पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो ये आयन है।
परमाणु होते हैं सामान्यतः किनके, मेटल्स के। जो मेटल्स होती हैं वो परमाणुओं के रूप में पाई जाती हैं। ज्यादातर जो नॉन मेटल अगर किसी की क्रिस्टल होती है तो वो आणविक संरचना के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार से अवयवी कण या इसके जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं। वो परमाणु के रूप में पाए जा सकते हैं, वो अणु के रूप में पाए जा सकते हैं और वो आयन के रूप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए आगे हम इसके नियमों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसके नियम हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो 12th क्लास के अंदर आपके दे रखा है, सेम टू सेम वही यहां पर एक डेंसिटी को या घनत्व को ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर D = Z × M n0 × a की पावर 3। अब यहां पर n0 क्या होता है, n0 का मतलब होता है Na। इसको सामान्यतः एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर Na लिखा जाता है और ये होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो संख्या, जो कि फिक्स है। प्रत्येक पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू है 6.62 × 10⁻23, सॉरी 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो ये जो जितने भी एवोगाद्रो नंबर है, मतलब ये सभी के लिए समान होगी, चाहे आप NaCl के क्रिस्टल के बारे में बात करें, चाहे आप H2O के क्रिस्टल के अंदर बात करें, चाहे किसी के अंदर भी बात करें, सभी के लिए एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो समान होता है। Z क्या होता है, Z अभी हमने ज्ञात किया। Z का मतलब है SCC के अंदर कितने कण पाए जाएंगे, 1, BCC के अंदर कितने कण पाए जाएंगे, 2, और FCC के अंदर कितने कण पाए जाएंगे, 4। तो ये आपको स्ट्रक्चर दे रखी होगी यहाँ पर कि FCC BCC इनके अंदर कणों की संख्या कितनी पाई जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो A है, ये है एकक कोशिका के किनारे की लंबाई। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं M है उसका उनका द्रव्यमान जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एक धात्विक तत्व की, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एक धात्विक तत्व के क्रिस्टल जालक घनीय है, तो मतलब इसका ये कौन सा हो गया, क्यूब स्ट्रक्चर में है। एकक सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। धातु का घनत्व यहाँ पर 2.5, मतलब डेंसिटी उसने ऑलरेडी दे दी, जबकि हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है। इसी डेंसिटी के फार्मूले को चेंज करके हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। 200 ग्राम धातु में एकक सेल की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले उसने यहां पर हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले उसने हमको यहां पर दे रखा है किनारे की लंबाई, और इसकी सहायता से हम किसको ज्ञात कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं आयतन को। और आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा की क्यूब। भुजा की लंबाई हमको कितनी दे रखी है, 2। तो इसका जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 8 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर के अंदर तो आएगा 8 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 200 ग्राम धातु का जो आयतन है वो किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, हमको कोई द्रव्यमान दिया जाए और उसके पैरों में, उसके नीचे अगर हम आयतन लगा दें तो वो उसका घनत्व होता है। अब हमको यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर हमको घनत्व दिया गया है, ये रहा, जबकि आयतन नहीं दिया। तो हम इसको बाहर लेके आएंगे, इसको यहां लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 200 ग्राम धातु का आयतन बराबर, यहां पर रो लिख रखा है इन्होंने, रो डेंसिटी के लिए प्रदर्शित किया जाता है। डेंसिटी के लिए रो का प्रदर्शन भी किया जाता है, डी का भी किया जाता है, वो अलग अलग टर्म में अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया है। तो यहां पर इसका जो वेट है वो कितना है, 200 ग्राम। उसके अलावा जो इसका घनत्व दे रखा है वो है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा 40 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब हमको किसकी क्या ज्ञात करना है, 200 ग्राम धातु में एकक सेल की संख्या। 200 ग्राम धातु का आयतन हमारे पास कितना है, 40 सेंटीमीटर क्यूब, और एकक सेल का आयतन हमारे पास कितना है, 8 × 10⁻24। इन दोनों का भाग करेंगे और इसका मान आ जाएगा 5 × 10⁻24 सेल्स। तो 200 ग्राम के अंदर 5 × 10⁻24 सेल्स पाई जाती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। एकक कोशिका अपने आप में एक बहुत ही छोटी इकाई है, जिसका संपूर्ण रूप से सभी जगह पर बार बार पुनरावृत्ति होने से, ये मान लीजिए एक एकक कोशिका है तो ये इस तरफ भी जाएगी,
ये इस तरफ भी जाएगी, ये इस तरफ भी जाएगी, इसके ऊपर भी कुछ होगा और इसके नीचे भी कुछ होगा, जिससे संपूर्ण किसका निर्माण होगा? क्रिस्टल का निर्माण होगा, क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। नेक्स्ट है क्रिस्टल विज्ञान के नियम। क्रिस्टल विज्ञान के नियम, क्रिस्टल विज्ञान के 3 नियम हैं। उससे पहले हमको कुछ अक्ष वगैरह के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, उसके बाद है परिमेय घातांक का नियम और उसके बाद है सममितता का नियम। अब इन तीनों नियमों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि फेस क्या होता है, उसके बाद ही हम इंट्राफेशियल कंसेप्ट को समझ सकते हैं। दूसरा, हमको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड का एंगल क्या होता है। तीसरा, हमको ये पता होना चाहिए कि उसका एज क्या है, उसके इंटरफेशियल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा उसके एक्सिस कौन कौन से होते हैं, जिसको हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस के बारे में। ये किसी भी जगह पर देखा जा सकता है, कोई आकृति घनिया हो, कोई आकृति आयताकार हो, किसी भी प्रकार की आकृति हो, घन और आयताकार के अंदर। मान लीजिए हम एक बात करते हैं हमारे रूम के बारे में, वो इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। इसकी 4 दीवारें होती हैं। यहां पर मान लीजिए हमने उसका गेट दे दिया, इसकी छत है और फर्श है। तो ये आमने और सामने की दीवारें एक दूसरे के फेस है, मतलब ये दीवार इसकी तरफ देख रही है और ये दीवार इसकी तरफ देख रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? फेस। और इसके ऊपर की छत और इसकी जो फर्श है वो भी क्या होगी? फेस। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये दीवार नंबर 1 दीवार नंबर 2 के लिए फेस है और दीवार नंबर 3 दीवार नंबर 4 के लिए फेस है, ठीक है। तो ये होते सारे के सारे फेस है, इनको हम कंबाइंड रूप से ये कह देते हैं कि इसके अंदर कितने फेस पाए जाते हैं? 6। और 6 के 6 इसके अंदर फेस होते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिखा रखा है कि एक फलक ये रहा, एक फलक ये, हेक्सागोनल के अंदर भी फेस पाए जा सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई स्ट्रक्चर हो, ये वाली, इसके अंदर ये भी फेस है, 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 ठीक है। तो इसके अंदर भी इस तरीके से फेस पाए जा सकते हैं। जैसे हम इसको अगर हम देखें तो ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये एक साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर भी फेस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम फेस के बारे में बात करते हैं। वे द्विविमीय तल जिनसे क्रिस्टल बंधा रहता है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये 2 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल नहीं होते। 3 डायमेंशन होती हैं। कागज पर हम केवल 2 डायमेंशन को दिखा सकते हैं और तीसरी डायमेंशन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, इसीलिए उसको 3D बोला जाता है। देखो 2 डायमेंशन कौन कौन सी हैं? मान लीजिए हमारे पास हेक्सागोनल टाइप का कोई कमरा है, तो ये उस कमरे की मान लीजिए लंबाई है, तो ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी। 2 चीजें दिखा सकते हो आप कोई भी, अगर हम इस पेज पर दिखाना चाहें तो इस तरीके से 2 चीजें दिखाई देंगी। अगर हम तीसरी चीज के बारे में बताएं, मतलब वो कमरा आगे की तरफ कितना बड़ा हुआ है, तो उसको हम यहां पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो आप कोई भी 2 डायमेंशन यहां पर शो कर सकते हो, चाहे वो लंबाई और चौड़ाई की डायमेंशन हो, चाहे वो मोटाई की डायमेंशन हो, कुछ भी हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 आपको यहां पर प्रदर्शित करनी ही पड़ेंगी। कई बार हम ये कह देते हैं कि सिंगल डायमेंशन को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, वो इस तरीके से होती है, ऐसे। लेकिन एक्चुअली में ये कोई सिंगल डायमेंशन नहीं है। अगर आप एक लाइन भी खींचते हैं तो उस लाइन की लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इस लाइन की मोटाई भी कुछ ना कुछ होगी, जिसको हम बहुत छोटी मात्रा के अंदर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जब हम जनरली इसको देखते हैं तब हम कहते हैं कि ये सिंगल डायमेंशन है। लेकिन जब हमने इस तरीके से 3-4 लाइनें खींच दी तो अब क्या हो गया? ये 10 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई होगी और ये इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2 डायमेंशन हो जाएगी, 2D हो जाएगा। उसके बाद है किनारा। जिस स्थान पर 2 फलक मिलते हैं, मान लीजिए ये स्थान, इसको क्या बोलते हैं? एज। अर्थात 2 फलकों के प्रतिच्छेदन को, प्रतिच्छेदन का मतलब होता है जहां पर वो काटेंगे। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा और इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। यहाँ पर उनका प्रतिच्छेदन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? किनारा। उसके बाद है अंतराफलक प्रकार के कोण। किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी फलकों से, देखो ये 2 प्रतिच्छेदी फलक है जो एक दूसरे को काट रहे हैं, इनको आगे खींचकर जब हम दोनों को मिलाएंगे, लंबवत खींचना है 90 डिग्री का एंगल। इससे हमने 90 डिग्री के एंगल को खींचा, यहां से हमने 90 डिग्री एंगल को खींचा, और जहां पर दोनों मिलेंगे
ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और समस्या यहाँ पर ये है कि कई बार जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तब तो ये हमारे समझ में आ जाता है, लेकिन ज्यादातर हम क्या कह देते हैं कि इनके बीच का जो एंगल होगा ना, इसको हम क्या कहेंगे, अंतराफलक एंगल कहेंगे। ऐसा नहीं होता। अंतराफलक कोण की डेफिनेशन आती है एग्जाम में और वो यहीं से पूछता है। इसका जो हम इसकी डेफिनेशन बताएं वो किस तरीके से होगी कि आपके पास फेस F1 है और फेस F2 है। उस फेस F1 और F2 पर आप 90 डिग्री से एक रेखा खींचेंगे, यहां पर भी ये लंबवत कोण खींचेंगे इसका और यहां पर भी, और जहां पर आकर ये मिलेंगे उसको बोलते हैं उसका इंट्राफेशियल एंगल। और इसको, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, जिसको मापा किससे जाता है, गोनियोमीटर से। उसके बाद होता है घन कोण। वह कोण जहां दो से अधिक फलक मिल रहे हैं उसको घन कोण कहते हैं। ये वाला कोण एक्चुअली, अगर ये स्ट्रक्चर घनिया होती, क्यूबिक होती है, क्यूबिक नहीं है, अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होती तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घन कोण। क्योंकि मान लीजिए अगर ये इस तरीके से क्यूब होता तो इसके यहां पर भी एक क्यूब होता, इसके यहां पर भी एक क्यूब होता, यहां पर भी एक क्यूब होता, तो यहां पर आपस में जो मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। किसी क्रिस्टल के लिए घन कोणों की संख्या, मतलब उसमें कितने हो सकते हैं, उसको ज्ञात किया जाता है A = E+2 - F से। यहां पर E क्या है, E है टोटल किनारे कितने हैं, F यहां पर क्या है, टोटल फेसेस कितने हैं। उसके बाद में है क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल एक 3 डायमेंशनल प्रकार की संरचना होती है, अर्थात प्रत्येक क्रिस्टल के लिए लंबाई चौड़ाई के अलावा उसकी मोटाई या गहराई भी पाई जाती है। अतः इसकी व्याख्या करने के लिए 3 प्रकार की चीजों की आवश्यकता होगी। किसी भी क्रिस्टल को कैसे पकड़ा जाता है, इसके आधार पर उसके अक्ष होते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, 3 प्रकार के X, Y और Z अक्ष होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी 3 प्रकार के कोण होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। किसी क्रिस्टल के उन अक्षों को क्रिस्टलीय या क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहते हैं जिनसे क्रिस्टल की ज्यामिति की व्याख्या की जा सकती है, जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि वो क्रिस्टल घन प्रकार का है, वो हेक्सागोनल प्रकार का है, वो आयताकार है, किस प्रकार का है, उसके आधार पर हम उस क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष के आधार पर ही उसको बताते हैं। 3 प्रकार की, अगर हम किसी क्रिस्टल की, किसी घनीय क्रिस्टल की बात करें तो उसमें 6 पैरामीटर होते हैं। 3 पैरामीटर होते हैं एंगल के और 3 पैरामीटर होते हैं लेंथ के, ठीक है। उसके बाद है क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली। क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली थोड़ा सा आगे टॉपिक आएगा, मिलर और वाइस के कुछ इंडिसेस होते हैं जिसको हम आगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। कि जो अंतराफलक कोण, ये वाला कोण जो होता है हमेशा फिक्स रहता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।